हाय, रेडियो श्री से मैं हूँ आरजे कुसुम और ये है हेल्थ की बात रीजेंसी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और वो है हर्निया। हर्निया एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगर इसका सही टाइम पर इलाज ना हो तो ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो आज इस वक्त इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं रीजेंसी हॉस्पिटल के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर अभिमन्यु कपूर सर। वेलकम टू आवर शो सर। आज हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु कपूर है। मैं रीजेंसी हॉस्पिटल में पेट की सभी बीमारियों का एक विशेषज्ञ सर्जन हूँ। अपने बारे में ब्रीफली अगर बताऊं तो मैंने अपनी एमबीबीएस पटियाला में की थी, पंजाब में, और उसके बाद जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग मेरी जयपुर के प्रसिद्ध सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में हुई। और उसके उपरांत मैंने अपना जो ये सुपर स्पेशलाइजेशन है वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ से किया। और अब लगभग 13 साल से मैं कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ और यहाँ पर बतौर डायरेक्टर और हेड मैं ये पेट के सभी जो रोग हैं उनका सर्जरी करता हूं। तो इसमें पेट के सभी कैंसर्स, पित्ताशय, लिवर, पैनक्रियाज, इनकी तो हम सर्जरी करते हैं, साथ में मोटापा और जिसकी आज हम बात करेंगे पेट की दीवार यानी कि हर्नियास, ये भी मेरी विशेषता में आते हैं। और मैं ये भी साथ में बताना चाहूँगा कि प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी को निजी हॉस्पिटल में करने का हमें ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल मेरा पहले आपसे ये होगा कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह उठते वक्त ज्यादा देर खड़े रहने पर या हैवी सामान उठाने पर पेट में खिंचाव सा महसूस करते हैं। क्या इससे हर्निया की शुरुआत होती है? निशानी क्या है? ओके, क्योंकि क्वेश्चन हर्निया का है, हाँ, मैं पहले हर्निया को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। जी जी। हर्निया हमारे जो पेट के मसल्स हैं, अगर उसमें कहीं पे भी डिफेक्ट या छेद हो जाए, हाँ, और उस छेद में से पेट के अंदर रखी हुई आंतें या फैट बाहर आना शुरू हो जाए, इस टोटल फिनोमिना को हम हर्निया बुलाते हैं। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सो रहा है, जब वो उठा तो ग्रेविटी के साथ और फिजिकल एक्टिविटी के साथ पेट के अंदर की चीजें उस सुराख में से सरक के धीरे धीरे नीचे आती हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डिस्कम्फर्ट, एक भारीपन, खिंचाव और खास तौर पे स्वेलिंग अगर महसूस हो तो वो एक हर्निया की सिम्टम्स कहलाती हैं। जी सर। अगला सवाल मेरा ये है कि अक्सर लोग कहते हैं ये तो बस एक छोटी सी गांठ है ना, दवाई खा लो ठीक हो जाएगी। क्या ये सही है या फिर ऐसी सोच हर्निया के केसेस में खतरनाक आगे साबित हो सकती है? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिलते हैं जो गांठ को बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं। तो पेशेंट की शब्दावली में गांठ कैंसर भी हो सकता है, गांठ कोई सिंपल सूजन भी हो सकती है। तो जब हम हर्निया की बात करते हैं तो ये पेट की मांसपेशी में से उभरी हुई एक स्वेलिंग की तरीके से प्रतीत होता है। ओके। ये कैंसर की गांठ से अलग है। और जैसे टायर में पंक्चर हो तो हमें उसको रिपेयर करना पड़ता है, उसी प्रकार से ये जब मसल्स में डिफेक्ट या होल हो जाए तो इट इज नेचुरल कि ये बिना सर्जरी के, बिना रिपेयर के ये ठीक नहीं होता। ये बल्कि उस प्रकार की बीमारी है जिसमें मेडिसिन का कोई विशेष रोल ही नहीं होता। ओके। तो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं ये उपचार ढूंढते हुए कि डॉक्टर साहब क्या इसमें बिना ऑपरेशन के केवल दवा से काम हो सकता है? तो हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इसका कोई स्कोप नहीं है, दवा से नहीं होगा। अगला सवाल मेरा ये होगा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग बोलते हैं सामान उठाने पर या ज्यादा खांसी, छींकने पर दर्द बढ़ जाता है। क्या ये हर्निया की पहचान है? ये भी एक तरीका का सिम्टम है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। जो भी गतिविधि जिससे हमारे पेट के प्रेशर्स बढ़ते हैं वो पेट के अंदर की चीजों को बाहर की तरफ धक्का देते हैं। खांसी करना, छींकना, जोर से बोलना, कोई भारी वस्तु उठाना, वेट लिफ्टिंग करना, शौच के टाइम पे पेट पे अधिक जोर देना, ये सारी जो जितनी भी ये गतिविधियां हैं ये पेट के अंदर का प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एलिवेट करते हैं। तो उसकी वजह से पेट के अंदर रखी हुई चीजें उस सुराख के द्वारा बाहर आती हैं। सो दैट इज वाई वो जो स्वेलिंग है वो और बड़ी और प्रोमिनेंट दिखाई देती है। जी सर।
अगला सवाल मेरा आपसे ये है, जो मिथ है लोगों के अंदर की हर्निया को लेकर गांव में और कस्बों में अक्सर सुना जाता है कि हर्निया पर तेल लगाने से या पैटी बांधने से ठीक हो जाता है ना, पट्टी बांधने से ठीक हो जाता है, तो क्या ये सच है? मतलब इलाज या फिर सिर्फ एक भ्रम है? मिथ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये गांव या दूर दराड़ के इलाकों में, इवन हम सिटी में भी देखते हैं, एजुकेटेड लोग भी ये इमेजिन करते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ लोकल एप्लीकेशन, सिकाई, तेल, लेकिन एज मैंने पहले भी ये बताया कि ये लोकल मेजर से अंदर के मसल का जो डिफेक्ट है वो तो नहीं भरेगा, नहीं। तो ये बहुत टेम्परेरी एक रिलीफ दिला सकता है, इट कैन जस्ट प्रोवाइड सम सूदिंग इफेक्ट, लेकिन अल्टीमेटली हर्निया को क्योर करने के लिए वी नीड टू डू अ सर्जरी। और अगला सवाल मेरा जो है वो फियर और एंजाइटी से लेकर है। मतलब डॉक्टर अक्सर, मतलब ऐसा सुना भी होगा आपने कि हर्निया ऑपरेशन का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर सर्जरी करानी पड़ी तो बड़ी चीर फाड़ होगी, है ना। क्या हर्निया सर्जरी वाकई इतनी डरावनी होती है जो लोग डर बना रखे हैं, ऑपरेशन नहीं करा? जैसे आपने पहले भी बताया कि लोग अक्सर आते हैं, बोलते हैं कि मेडिसिन से क्या ठीक हो जाएगा, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सो मोस्ट ऑफ द हर्निया सर्जरीज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। इसमें यूजुअली हम पेशेंट को एडमिट करते हैं उसी दिन उन्हें ऑपरेट करते हैं, सब ऊपर वाले की मेहरबानी से परफेक्ट, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। कई तो सेम इवनिंग भी चले जाते हैं। एंड अब क्योंकि कई सारे आधुनिक मॉडर्न उपकरण, मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से रिकवरी बहुत क्विक होती है, इट इज वेरी फास्ट। तो इवन हम सर्जरी की इवनिंग में ही अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना उठ के चलिए। लोग बल्कि इस चीज को लेके थोड़े आश्चर्यचकित भी होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से वो सीढ़ी चढ़ना उतरना, घर में अपना काम करना रेगुलर चीज है। यस, इवन यंग मदर्स जो कि अपने बच्चों को नर्स कर रही हैं, उनको गोद में लेना, और खेलते हुए बच्चा पैर वैर मार देता है, तो उसमें भी कोई खतरा नहीं होता है। जो लोग ड्राइव करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो भी 1-2 दिन में अपना ये सब काम कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, देखिए हर बीमारी सेम नहीं होती, हर पेशेंट सेम नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए कि एक कोई बहुत बुजुर्ग पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक भी हुआ था, किडनी की भी दिक्कत है और बहुत वीक है, तो उनकी रिकवरी उतनी क्विक नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते जैसे कि एक कोई यंग पर्सन की हो। सिमिलरली जिसका हर्निया छोटा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें रिकवरी बहुत फास्ट होगी। कुछ पेशेंट्स में हर्निया में इंटेस्टाइन फंस जाती है और ये अवस्था बेसिकली जानलेवा होती है, तो अब वैसे में तो पेशेंट को इवन प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। बट आपके क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके आंसर ना करूं, बाय लार्ज इट इज अ सेफ सर्जरी, वेरी कन्वीनियंट सर्जरी, पेनलेस। एक दिन में यू कैन गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल। जी सर, रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीजें आ गई। तो पेशेंट से कहा जाए कि अपने हर्निया सर्जरी अब रोबोट करेगा, है ना। अगर आप किसी पेशेंट को कहते हैं कि अब आपकी जो सर्जरी है वो एक रोबोटिक के थ्रू होगी, तो वो शायद घबरा जाए, है ना। ऐसे में रोबोटिक सर्जरी होती क्या है और इसमें डॉक्टर का क्या रोल होता है, कितना रोल होता है? बेसिकली पूरी सर्जरी अगर हो रही है तो कैसे आप पेशेंट को ये? मैं ये आंसर थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हम कोई भी सर्जरी करते थे तो हम उसको चीरे वाली सर्जरी बुलाते थे। सो इमेजिन कीजिए कि सर्जन को जो भी ऑपरेट करना है, तो हम पहले पेट पे कट लगाएंगे जी, मसल्स में कट लगाएंगे, फिर पेट के भीतर जाके हम उसके अंदर कोई भी चीज को या निकालेंगे या वो चीज को रिपेयर करेंगे, हटाएंगे। तो इस तरीके से सर्जरी खत्म करके हम फिर वो वापस पेट की दीवार को बंद कर देते थे। ओके। तो क्योंकि बड़ा कट लगता था, हाथ से काम होता था, खूब सारी चीजों को छेड़छाड़ करनी पड़ती थी, तो रिकवरी वुड टेक लॉन्ग टाइम। और पेशेंट के लंबे लंबे चीरे, तो उसके बाद में पट्टियां कराओ, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता था। फिर लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन सर्जरी का जमाना आया, तो यही सारा जो काम है वो हम छोटे छोटे छेद से करने लगे। अब उसमें जो दूरबीन की सर्जरी में फर्दर एडवांसमेंट है वो रोबोटिक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई रोबोट ऑपरेट कर रहा है, नो नो नो।
वो ऑपरेट रोबोटिक सर्जन ही करता है। ओके जो उसके उपकरण है, ओके जो दूरबीन से हम इस्तेमाल करते हैं उपकरण, ओके एक तो वो हाईली एडवांस्ड होते हैं। वो उपकरणों की रेंज ऑफ मोशन बहुत अब अच्छी होती है। हम उन जगहों पे भी आराम से पहुंच पाते हैं जो कि पुराने शैली के जो दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट्स जहां पहुंचने में वहां पे परेशानी होती थी। आजू बाजू की चीजों में मिनिमम डिस्टरबेंस होती है। सो रोबोटिक सर्जरी जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। उदाहरण के तौर पे पहले हम टेलीग्राम भेजते थे, फिर लैंडलाइन का जमाना आया, राइट फिर सिंपल फोन आए, बट अब हमारे पास जो फोन्स हैं दे आर इक्विप्ड विद सो मच टेक्नोलॉजी। तो उसी तरीके से ये सर्जरी करने का तरीका बदला है। पेशेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को रोबोट ऑपरेट करना है, वो मैं ही अभिमन्यु ही ऑपरेट करेगा, लेकिन उसमें हमारे पास में अब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी शानदार हो जाती है कि हम चीजों को और अच्छे से मेटिकुलसली सफाई से काम कर सकते हैं। बेटर फैसिलिटीज के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। जी अगला सवाल मेरा आपसे होगा बेनिफिट्स को लेकर ना। हमारे लिसनर्स को बताइए, क्या रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट को जल्दी आराम मिलता है, दर्द भी कम होता है? और एक सवाल और कि समय अगर कहा जाए नॉर्मल जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें कितना टाइम, और ये जो रोबोटिक सर्जरी होती है उसमें कितना? जी सो चीरे वाली सर्जरी के मुकाबले लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक दोनों सर्जरी में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहला बड़ा चीरा अब नहीं लग रहा। मांसपेशियां या पेट के भीतर जाने का जो ट्रॉमा है वो मिनिमाइज हो गया। किसी भी तरीके का जो अंदर हमारे को एक्शन करना है वो इतना मैग्नीफाइड दिखाई देता है, तो उसके फलस्वरूप ब्लीडिंग नहीं होती, आजू बाजू की चीजों में चोट नहीं आती। पेशेंट ऑपरेशन के बाद उसको ज्यादा दवा नहीं खानी पड़ती। और सबसे अच्छी चीज, आप इमेजिन कीजिए कि सर्जरी कराई है, सर्जरी के 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने आप उठ के बैठ रहे हैं, आप वापस से यू कैन ड्रिंक टी, आप उठ के अपने आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपको ड्रेसिंग्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है, एंड यू फील कंप्लीटली योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपको छू रहा है कोई तो यू आर वेरी स्केयर्ड कि हैंडीकैप हो गया हूँ। तो ये सारी इतनी स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये सर्जरी अब बहुत लोग कंफर्टेबली अडॉप्ट करते हैं, एंड हम अपने ये मेडिकल होराइजन्स को और स्ट्रेच करके इसका लाभ अधिक से अधिक और इवन एल्डरली पेशेंट्स को देते हैं। तो यू वॉन्ट इमेजिन 90 प्लस की एज के लोग जिनको पहले घर वाले ये सर्जरी करवाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, उन्हें लगता था कि बाबूजी का अब क्या ऑपरेशन कराएंगे, अम्मा जी अब नहीं झेल पाएंगी, वो ठीक होके अगले दिन घर चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ रोबोटिक सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जी सर, अगला सवाल है, रोबोटिक सर्जरी का नाम सुनते लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, ये तो बहुत महंगी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी, फास्ट रिकवरी, सारी चीजें होती, तो ऐसा सोचते हैं लोग कि महंगा होगा। क्या ये सच है? क्या आम आदमी की रीच में ये मतलब आ पाएगा या नहीं? कितना कॉस्ट अगर बात की जाए तो अफोर्डेबल है या नहीं? सेम ये सवाल हमसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में 1 दशक पहले पूछा जाता था। अब ये आलम है कि ऑलमोस्ट हर पेशेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही चाहता है, क्योंकि उसने एडवांटेजेस देखे हैं, वो सुन के आया है कि मेरे मित्र ने कराई थी सर, वो तो अगले दिन ऑफिस आ गया था। उसी प्रकार से रोबोटिक सर्जरी प्राइस के मुकाबले आज की डेट में लेप्रोस्कोपिक से थोड़ी महंगी है। लेकिन वो जो उसकी एडवांटेजेस है वो उस कॉस्ट को ऑफसेट कर देती है, क्योंकि आपको दवा थोड़ी कम खानी पड़ेगी, आप जल्दी से अपने काम पे जा सकते हैं। सो बिजी एक्टिव प्रोफेशनल्स जैसे कि आप हैं, स्टेइंग अवे फ्रॉम वर्क फॉर से 10 days 15 days, तो वो भी तो आपके लिए एक इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हुई। सो इमेजिन कि आप अपना जॉब पे नेक्स्ट डे आ सकते हैं, यू कैन टेक इंटरव्यूज द नेक्स्ट डे, सो यू विल एनी डे से ना कि मैं डॉक्टर इसको चूज करूंगी। बट धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा वाइड स्प्रेड होती है तो ये कॉस्ट लेवल आउट हो जाती हैं। हाँ, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे लिसनर्स को प्लीज बताइए सर आप कि क्या हर पेशेंट के लिए रोबोटिक सर्जरी जरूरी होती है या सिर्फ स्पेशल टाइप के हर्निया केसेस के लिए ही बेस्ट है?
नहीं, ये तो स्टेटमेंट कभी भी नहीं देनी चाहिए कि हम सिर्फ रोबोटिक सर्जरी ही करेंगे ओके या सिर्फ लेप्रोस्कोपिक ही करेंगे या चीरे वाली ही। ये सारी चीजें दे शुड बी टेलर्ड ओके अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द डिजीज ओके एंड सर्जन्स प्रेफरेंस, ऑफ कोर्स पेशेंट की प्रेफरेंस भी। तो हर एक पेशेंट में रोबोटिक सर्जरी को फिट करना गलत है, हर एक पेशेंट में ओपन सर्जरी ही करना गलत है। तो यहीं पे एक सर्जन की विजडम, उसका एक्सपीरियंस और पेशेंट के प्रति जो उसकी बेस्ट सोच है वो काम आती है। जी सर। हम जब, जैसे मैंने बताया कि हमारा ये पूरा पढ़ाई का और प्रैक्टिस का ड्यूरेशन दशकों का होता है, राइट। तो उसमें हमने ओपन, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक सब किया है। तो वी शुड चूज फॉर व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट और उनकी सेफ्टी किसमें सबसे अधिक है। तो मैं अपने डिसीजन इसी के आधार पे लेता हूँ। बट ऑफ कोर्स जहां पे मिनिमम चीरफाड़, मिनिमम कटिंग के साथ काम हो पाए और जिससे पेशेंट क्विकेस्ट रिकवर हो, तो जहां जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल हो मैं उसको लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी की ही एडवाइस देता हूँ। जी सर। फ्यूचर होप्स की बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अगर हम आने वाले 5 से 10 सालों की बात करें तो क्या रोबोटिक सर्जरी हर्निया ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा कॉमन और सेफ तरीका बन जाएगा? ये आंसर को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले वर्सेस आज पूरे कंट्री भर में रोबोटिक सेंटर्स हैव एक्सप्लोडेड लाइक एनीथिंग। तो पहले जहां 10 थे अब 100 हैं। इवन उत्तर प्रदेश में भी रिजेंसी हॉस्पिटल ने कानपुर में लीड ली, बट अब बाकी सेंटर्स पे भी धीरे धीरे रोबोटिक सेंटर्स आ रहे हैं। राइट। सो जैसे जैसे ये लोगों को इसका बेनिफिट क्लियर होगा, जैसे जैसे लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, इट इज बाउंड टू इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। कोई भी चीज तभी पॉपुलर होती है जब ज्यादा बड़े स्केल पे मासेस को उसका बेनिफिट होता है। राइट। आप और हम कितना कहते रहे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक जो पेशेंट उसको कराने के बाद एक एडवांटेज नहीं फील कर रहा, वो चीज को आगे वो प्रोपेगेट नहीं करेगा डेफिनेटली। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है और इसमें एडवांसमेंट्स बहुत अच्छी चल रही हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव कि इट इज हेयर टू स्टे। और आने वाले और 5-7 साल में ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे अडॉप्ट हो ही जानी है। तो पेशेंट्स आके स्पेशली रोबोटिक सर्जरी हो सकता है कि वो इसकी ही डिमांड करें। थैंक यू सो मच सर, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो यस, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर्निया से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं तो जाइए रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर, जहां मिलेगा आपको एडवांस टेक्नोलॉजी और फास्ट रिकवरी के साथ एक कंप्लीट सोल्यूशन, रोबोटिक सर्जरीज की फैसिलिटीज भी। एंड यस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें देखते रहिए और सुनते भी रहिए रेडियो सिटी पर।